चलिए, मेरी वॉइस ठीक है ना? वेलकम टू क्रेस्ट फोरम। तो आज हम लोग आप लोगों की मीटिंग करवाएंगे उन बच्चों से जिन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, तकलीफ के बाद, दर्द के बाद सिलेक्शन लिया है। तो आज आप लोग ये पूरा देखिएगा, एक एक्सपीरियंस शेयर होगा इन लोगों की तरफ से कि तैयारी के फेज़ में, तैयारी के दौर में, पूरे समय में बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं। अच्छा भी लगता है, कभी कभी एकदम ऐसा लगता है कि यार हमसे ऊपर कोई नहीं है, मतलब हम ही हमें जो है। और फिर बाद में कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है जिसमें ऐसा लगता है यार अब नहीं हो पाएगा, मतलब छोड़ देते हैं, छोड़िए। तो चलिए, अभी सबसे पहले हम लोग बुलाते हैं, बच्चे तो बहुत सारे हैं पर जितने आज आप आए हैं उनसे मुलाकात आप लोगों की करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं दीपक को बुलाता हूँ। दीपक, वेलकम। आइए दीपक। चलिए, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो शुरू करते हैं। एक बात, ये माइक अब आपके पास ही रहेगा, बस मैं तो थोड़ा सा कुछ पूछूंगा, एक्सपीरियंस पूछूंगा, ताकि और हमारे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको एक एक्सपीरियंस शेयर हो कि हाँ यार, मतलब मैं भी कुछ हो सकता हूँ। क्योंकि आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो, कईयों बार आप नहीं सिलेक्ट हुए हो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आप वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। सबसे पहली चीज कि आप फेलियर बहुत हुए हैं, क्या क्या फेलियर हुए हैं, और फिर उसके बाद में, पहले में और अब में क्या लगता है, क्या चेंजेस हुए हैं आप में और आपकी पढ़ाई में? सबसे बड़ा चेंज तो सर ये आया था कि फेलियर इसलिए हुए थे क्योंकि वो मेरी ही कमी थी कहीं ना कहीं। और वो कमी ये थी, मेरी कमी, कि एक जगह मैं स्थायी नहीं हो पा रहा था। कभी यहाँ से पढ़ लिया, कभी वहां से पढ़ लिया, कभी कुछ इधर पढ़ लिया, कभी उधर पढ़ लिया। ये नहीं हुआ इस बार मैंने आपसे कोचिंग की, उसके बाद सिर्फ आपके नोट्स पढ़े और प्रैक्टिस की। यूट्यूब की एक सिंगल वीडियो नहीं देखी मैंने इस बार, सिंगल वीडियो। ये सबसे बड़ा चेंज रहा इस बार। अच्छा, हाँ, इस बार सिर्फ मैंने तो क्या नोट्स। भटकते हैं क्या उससे? बिल्कुल सर, बहुत भटकते हैं उससे। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है ना, कभी वहां एक चैप्टर देख लिया, कभी वहां इधर एक चैप्टर देख लिया, उसने आधा पढ़ाया कुछ छोड़ा। ये बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं, तो उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होता है उससे। अच्छा, एक बात बताएं करके कि कहाँ आप फेल हुए थे और कैसा कैसा लगता था, और फिर क्या सोचते थे जो आप दोबारा कम बैक करने की सोच लिए करके? मैंने कई सारे एग्जाम दिए। एनपीसीआई निकाला मैंने 2 बार, दोनों बार उसमें डी भी हुआ, फिजिकल भी हुआ उसमें, स्किल टेस्ट भी हुआ, उसके बावजूद भी उसमें रह गया। और मैंने यूपी आरवीएनएल भी निकाला था और आरवीएनएल भी निकाला था, काफी सारे एग्जाम निकाले, लेकिन तब भी कहीं भी नहीं हुआ मेरा। एचएससी हरियाणा एएलएम का भी निकाला था, तो कहीं नहीं हुआ। इसके बावजूद भी अब उन चीजों से सीख के मैंने सिर्फ यही सीखा कि आपको सिर्फ एक जगह स्थायी रहना है और अपने यहाँ पे डटा रहना है। और आपकी एक लाइन थी सर, वो मुझे अभी याद है, मंजिल मिलेगी ही सही, चाहे भटक के सही, और गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ये है कि अब कोशिश करते रहिए तो मंजिल मिलेगी जरूर आपको। तो इस दौरान फैमिली का भी काफी सपोर्ट रहा होगा, है ना, और फ्रेंड्स का भी सपोर्ट रहा होगा कि मतलब आप जो है दोबारा कमबैक करें। तो क्या कहोगे, जैसे बहुत लोगों का एक आध पेपर में नहीं होता, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा इतने पेपरों में नहीं हुआ, उससे तो मैंने सिर्फ इतना ही सीखा कि कोशिश करते रहो, कभी ना कभी मंजिल मिल ही जाएगी। अब मैं इतने पेपरों में फेल हुआ कई बार, मैंने सोचा चलो नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देते हैं, शादी आदि कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर अंदर से ये भी आ रहा था कि अब ये भी है कि इतनी मेहनत करने के बाद बीच में छोड़ के जाना भी सही नहीं है। अब लगभग 50-60% हम कर चुके हैं, उसके बाद छोड़ के जाएंगे 40% के लिए, वो भी सही नहीं है। तो इसलिए मेहनत पूरी करो, कभी ना कभी हो ही जाएगा। हो सकता है कुछ डिले हो, लेकिन हो जाएगा। अगर आपने तैयारी अच्छी की है, प्रॉपर आपने नोट्स कवर किए हैं, प्रॉपर मेहनत की है, तो बिल्कुल पक्का होगा, इस बात का तो श्योर है। अच्छा, जॉब भी आप करते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो उससे कैसे, जॉब के साथ में बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगी पढ़ाई, तो कैसे मैनेज करी आपने? सर उसका एक सिंपल सा फंडा ये है, मैं आपको बताऊं सर, कि मैंने जॉब के साथ पिछले 5 सालों से जॉब कर रहा हूँ मैं। उसके साथ मैंने पढ़ाई भी की जॉब के साथ में। तो हुआ क्या, कभी जॉब के साथ में पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉब के साथ में आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई पढ़ाई कंटिन्यूटी की होनी चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना समय मिले उसको आप यूटिलाइज कीजिए। जितना समय मिले आपको, चाहे 5 घंटे मिले, चाहे 4 घंटे, चाहे 6 घंटे। तो मेरा वीकली ऑफ रहता था, उसमें पढ़ता था मैं, उसमें मॉक लगाता था, नोट्स पढ़ता था आपके। तो मतलब हफ्ते में ऐसा नहीं है कि घर चले जाना है? बहुत लोग, मेरे को मालूम है कि आप जिस कंपनी से हो, बहुत लोग पढ़ाए भी हैं उसमें, तो क्या रहता है, हफ्ते में बच्चे घर चले जाते हैं कि यार घर चले जाओ, अब छुट्टी तो मिली है जैसे तैसे। तो मतलब मैनेज करना पड़ेगी पढ़ाई।
सर पढ़ाई को मैनेज करना पड़ेगा। मेरा घर यहाँ से कोई दूर नहीं था, अगर मैं जाना चाहता तो हफ्ते में जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पता था मुझे कुछ करना है, पढ़ना है मुझे, तो इसलिए नहीं जाता था मैं। लेकिन ये भी था, जब यूपीसीएल का जिस दिन से एडमिट कराया उस दिन से मैं खाना बनाना बंद कर दिया। सबसे बड़ी चीज ये थी, मैंने कहा मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा। मैं ड्यूटी जाता, ड्यूटी से आने के बाद मैं पढ़ाई करता आराम से, और रात में 2-2 बजे तक पढ़ता था। ऐसा नहीं है, पढ़ाई की है मैंने उस टाइम पे। लेकिन ये था उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा रूटीन बन गया था यूपीपीसीएल जिस दिन से एडमिट कराया उस दिन से। उसने टाइम भी प्रॉपर दिया था, काफी टाइम दिया था, 20-25 दिन का, तो बहुत था, वो सफिशियंट था। और पहले से तैयारी की थी, आपके नोट्स पढ़े, मॉक टेस्ट लगाए मैंने, तो बहुत हेल्प बेनिफिट मिले, बहुत हेल्पफुल थे वो। अभी टाइम टू टाइम, जैसे आप पिछले वाले यूपीपीसीएल में भी सिलेक्टेड थे डीवी से, या फिर आप आउट हुए करके, टाइम टू टाइम आपने कंटेंट वो आपने सिलेबस में चेंज होते देखा है यूपीपीसीएल के? और होते तो खैर देखा ही होगा, क्योंकि कैलकुलेटर पहले नहीं आता था, अब कैलकुलेटर भी आता है ना? तो क्या आप इसको कैसे टैकल, मतलब क्या सोचते हो कि मतलब बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए? कोर्स भी बढ़ रहा है, कैलकुलेटर आ रहा है, क्या मतलब? सबसे अच्छी चीज सर ये है कि आपको समय के साथ अपने आप को भी ढालना पड़ेगा, समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले आपने देखा होगा मेरिट सर जनरल की 137 जा रही थी, ओबीसी की, तो ये था। इस बार ओबीसी की 156 गई है, मेरिट में इतना डिफरेंस आ गया। अब पेपर कितना भी सरल हो तब भी 156 लाना कोई छोटी बात नहीं है सर। एग्जाम में 80% की, लगभग 80% हो गया वो। तो ये चीज मैं कहूंगा कि आपको ऐसे टीचर को ढूंढना है, ऐसे टीचर से पढ़ना है जो टाइम के साथ अपने कोर्स को, अपने नोट्स को, अपनी जो आपको सिखाए उसको अपडेट करे, आपको जो अपडेटेड नॉलेज दे। क्योंकि कभी कभार क्या रहता है कि आप पुराना पढ़ते चले आ रहे, पढ़ते चले आ रहे, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। 40-50-60 क्वेश्चन आप कराएंगे, उससे कुछ नहीं होगा, आज के टाइम पे कुछ नहीं होगा। ये चीज है सर। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अपडेट तो होना पड़ेगा। ये तो मैं मतलब लगातार कहता हूँ, मतलब एक दिमाग में रहता है कि यार टेक्नीशियन का पेपर निकालना है तो न्यूमेरिकल व्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है, थ्योरी पढ़ो पेपर निकल जाएगा। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। मैं आपको बताऊं कि उसमें हो सकता है आपका अगर सिंपल शिफ्ट में पड़ गया तो हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन वो आपकी किस्मत के ऊपर है। आप अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप सीरियस है सिलेक्शन को लेके, तो आप उस चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। कोई कोई पेपर ऐसा आ जाएगा, हाँ सब कुछ करके लेके जाना पड़ेगा आपको। कोई पेपर ऐसा आ जाएगा जिसमें 50-60 न्यूमेरिकल रखे होंगे, अगर आपको वो नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस पेपर में। तो आपको तैयारी सारी करनी पड़ेगी, आपको थ्योरी भी पढ़नी होगी, न्यूमेरिकल भी पढ़ने होंगे। चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे टीजीटी का पेपर हो। टीजीटी का पेपर भी आजकल जेई से कम नहीं आता है, लगभग बराबर है, अप्रोक्स। हो सकता है 10-20% का अंतर हो, लेकिन लगभग सेम ही है पेपर पूरा। ये चीज है। हाँ, जो लोग कम से कम टेक्नीशियन एग्जाम दे रहे हैं, कुछ आपको अपना एक्सपीरियंस पूछना हो। अब जैसे बहुत लोग अच्छा, ये हिंदी और इंग्लिश में बड़ा दिक्कत आता है कि क्या सारी चीजें प्योर हिंदी में ही पढ़नी चाहिए? ये कुछ कभी कोई एक्सपीरियंस फंसा है आपका ऐसा? सर ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ इसमें, कि मैंने जब 10th की थी वो भी यूपी बोर्ड से की थी, 12th की वो भी यूपी बोर्ड से की। उसके बाद जब मैं आया तो क्या था, उस टाइम पे मुझे जिन लोगों ने सजेशन दिया कि आर के राजपूत पढ़ो, वो इंग्लिश में थी, बीके मेहता बोली कि वो भी इंग्लिश में थी, तो बड़ा दिक्कत होती थी मुझे इन सब चीजों में। लेकिन फिर क्या किया, जब मैं आपसे कोचिंग पढ़ने आया उस टाइम से मैंने नोट्स जो थे वो इंग्लिश में बनाए नोट्स। उन नोट्स को मैंने इंग्लिश में पढ़ा, उसके बाद प्रैक्टिस भी मैं इंग्लिश में करने लगा। तो उस चीज से मुझे बहुत बेनिफिट ये हुआ कि मैं अब इंग्लिश को, जब मैंने पेपर सॉल्व किया वो भी इंग्लिश में पेपर सॉल्व किया, तो उससे हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा, टाइम वेस्ट नहीं हुआ अच्छा, उससे। ऐसा बहुत बच्चों के संग होता है कि वो बार बार हिंदी इंग्लिश स्विच करते हैं, तो काफी हद तक फोकस और टाइम दोनों का वेस्टेज होता है। हाँ सर, ये बिल्कुल सच बात है कि टाइम और फोकस दोनों ही आते हैं। उसमें क्या होता है, हिंदी बहुत कठिन होती है। अभी आप इंजीनियरिंग को अभियांत्रिकी पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो ये चीजें रहती हैं, काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता है, और सबसे बड़ी चीज ये टाइमिंग ही है आपके पास, जो पेपर में आपको पेपर निकालेगी। जी। अच्छा दीपक, आप की मेहनत जो आपने इतनी करी है उसके लिए थोड़ा सा, एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, क्रैश फोरम की तरफ से एक ट्रॉफी। आपकी मेहनत के बराबर तो एक बहुत छोटा गिफ्ट है ये। थैंक यू। चलिए, तो अब दीपक से आपकी मुलाकात हो गई। अब मैं बुलाता हूँ अपने नेक्स्ट जो स्टूडेंट हैं,